एक दिन मलय द्वीप समूह के एक द्वीप पर कुछ समुद्री पायरेट्स, जिन्होंने अभी अभी एक प्राइवेट यॉट को लूटा था, अपनी सफलता का जश्न मना रहे थे। इन्हीं में से एक पायरेट्स जब जंगल में पेशाब करने गया तो उसे झाड़ियों में एक अजीब सा आयरन मास्क मिला। उत्सुकता में उसने आसपास की जगहों की जांच शुरू की और एक गुफा खोज निकाली। गुफा में घूमते हुए वे अचानक फर्श में छिपे एक छेद में गिर पड़ा और एक भूमिगत सुरंगों के नेटवर्क में पहुंच गया। कुछ समय बाद एक मर्सनरीज की टीम द्वीप ओना पर उतरी। उनका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूज किए गए एक पुराने जापानी मिलिट्री बंकर की खोज करना था। इस अभियान को फंड कर रहे थे करोड़पति के बेटे वॉरेन पोर्टर, जो अपनी गर्लफ्रेंड सुनिमा के साथ आए थे। मर्सनरीज को पता था कि इन जगह में समुद्री पायरेट्स सक्रिय हैं, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी को गंभीरता से लिया। लेकिन टीम में शामिल सार्जेंट पापा स्नेक ने मजाक में झाड़ियों से एक पुरानी खोपड़ी उठाकर अपने साथियों को डराने की कोशिश की। इस हरकत पर पोर्टर गुस्से में आ गया, क्योंकि कैप्टन टीनो पैक्सटन, जो इस टीम का लीडर था, ने प्रॉमिस किया था कि उनकी टीम पूरी तरह प्रोफेशनल है। कैप्टन पैक्सटन को मजबूरी में सार्जेंट को डांटना पड़ा। पोर्टर जल्द ही पुराने बंकर तक पहुंचा और वहां उतरने की तैयारी करने लगा, लेकिन सुनिमा ने जाने से मना कर दिया और सतह पर रुकने का प्रॉमिस किया। पोर्टर उत्साह में बंकर की ओर भागा, बिना इस बात की परवाह किए कि टीम का एक और मेंबर स्टैन, जो कि एक पूर्व मिलिट्री इंजीनियर था, उसकी मजाक उड़ा रहा था। स्टैन को पोर्टर के पिता के ऑर्डर पर टीम में शामिल किया गया था। टीम में एक जापानी महिला वैज्ञानिक रोनिका भी थी, जो पोर्टर के साथ बंकर में गई। अंदर उन्होंने सड़ी गली हड्डियां और जंग खाए हुए हथियार पाए। रोनिका ने उन हड्डियों की पहचान करने की कोशिश की, जबकि पोर्टर एक पुरानी राइफल उठाकर शार्प शूटर बनने का नाटक कर रहा था। उधर स्टैन ने कैप्टन पैक्सटन से पूछा कि पोर्टर आखिर इस द्वीप पर क्या खोजने आया है, लेकिन पैक्सटन को भी इसका कोई आइडिया नहीं था। स्टैन समुद्री डाकुओं की अफवाहों से बेचैन था, लेकिन कैप्टन ने उसे आश्वस्त किया कि उनकी टीम इससे निपट सकती है। छोटे से बंकर की जांच के बाद पोर्टर को लगा कि ये वे जगह नहीं थी जिसे वे खोज रहा था, और टीम ने पूरे द्वीप की खोज करने का फैसला किया। कुछ देर बाद टीम एक खदान तक पहुंची, जिसके दूसरे छोर पर एक बड़ा लोहे का दरवाजा नजर आ रहा था। पोर्टर ने ऑर्डर दिया कि वे यहाँ चलो। स्टैन ने समझाया कि वे एक पुराने कॉलोनियल एरा माइन की तलाश में हैं, जिसे जापानियों ने अपने यूज के लिए बदला था, लेकिन पहले उसे इस ढांचे की सेफ्टी जांचनी होगी। रोनिका भी उसके साथ गई, ये जानने के लिए कि ये उनके देश के इतिहास से कैसे जुड़ा है। स्टैन ने कहा कि एक सोल्जर केवल एक इंसान नहीं होता, उसे इस तरह तैयार किया जाता है कि वे अपने ही लोगों को ड्यूटी और ओबीडियंस के नाम पर मार सके। उसने बताया कि वे भी एक समय पर ऐसा ही एक वेपन था। स्टैन ने खदान का निरीक्षण शुरू किया, और इस बीच कैप्टन पैक्सटन ने टीम को ऑर्डर दिया कि ज्यादा दूर न जाएं। कैप्टन की बात सही साबित हुई। टीम पर हमला हो गया। मर्सनरीज ने जवाबी गोलीबारी की, लेकिन ये महसूस किया कि वे संख्या में अधिक दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकते। मजबूर होकर वे बंकर में शरण लेने चले गए। एक दुश्मन ने ग्रेनेड फेंककर एक विस्फोट किया, जिससे माइन का एक हिस्सा धंस गया। इस घटना में आर्यो घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन मेन एग्जिट ब्लॉक हो गया और कम्युनिकेशन भी कट गया। अब सवाल उठा कि उन पर हमला किसने किया और क्यों। टीम ने ये सवाल पोर्टर से पूछा। दबाव में आकर पोर्टर ने कन्फेस किया कि उसकी पिता की कंपनी ने कुछ साल पहले सुमात्रा के पास एक द्वीप पर इसी तरह का बंकर खोजा था। वहां से एनकोडेड मैसेजेस मिले थे, जिन्हें पोर्टर और रोनिका ने मिलकर डिसाइफर करने की कोशिश की थी। पोर्टर ने अंदाजा लगाया कि ये संदेश याशिदास गोल्ड के बारे में थे, जो इन द्वीपों में से एक की खदान में छिपा हुआ था, लेकिन ये बात पोर्टर और रोनिका के अलावा कोई नहीं जानता था। बहस के बाद स्टैन ने सुझाव दिया कि एक और एग्जिट ढूंढा जाए। इसके बाद टीम ने खदान के अंदर गहराई में जाना शुरू किया। कुछ समय बाद उन्होंने एक लकड़ी का पुल देखा, जो मजबूत लग रहा था। जैसे ही टीम ने उस पर कदम रखा, अचानक लाइटें जल उठी और जापान का राइजिंग सन मिलिट्री फ्लैग रोशन हो गया। एक प्रोपेगेंडा सॉन्ग भी बजने लगा, जो टीम को डरा गया। अब टीम ने सोचा कि या तो यहाँ कोई अभी भी मौजूद है
या उनके दुश्मनों ने उनका पीछा किया है, क्योंकि इतने सालों बाद एक जनरेटर का चलना इम्पॉसिबल था। हालांकि एक राहत की बात ये थी कि इससे ये संकेत मिला कि कहीं न कहीं एक दूसरा एग्जिट जरूर होगा। टीम ने आगे बढ़ना जारी रखा। उन्हें एक स्टोरेज रूम मिला जहां प्रोटेक्टिव सूट्स रखे हुए थे। कैप्टन पैक्सटन ने पहले उन्हें इंसान समझ लिया। वे यहाँ कुछ तस्वीरें भी मिली जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर के खिलाफ हिंसा दिखा रही थी। टीम को एक कम्युनिकेशन सेंटर मिलता है जब बाकी मेंबर इसे जांचने में लगे होते हैं। सार्जेंट स्नेक जो बाहर पहरा दे रहा होता है, एक अजीब हैजमेट सूट और गैस मास्क पहने हुए किसी रहस्यमयी व्यक्ति को देखता है, लेकिन जैसे ही वे पलटकर देखता है, वे शैडो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती है। इसी बीच रोनिका दीवार पर लगे एक नक्शे को गौर से देखती है और समझती है कि ये द्वीप 1945 में जापानी सेना की एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन था। खासतौर पर इसे याशिदा की यूनिट ने कब्जे में लिया हुआ था। स्टैन ये समझ जाता है कि केवल गोल्ड के लिए पोर्टर याम नहीं आया है। वे उसे ईमानदार होने के लिए कहता है, क्योंकि अब उनकी जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये जगह सामान्य बंकर या बैंक वॉल्ट नहीं लगती। इसके अलावा जो तस्वीरें मिली थीं, वे मेडिकल इमेजेस थीं। पोर्टर की इच्छा के खिलाफ आर खुलासा करती है कि यहाँ एक गुप्त मेडिकल यूनिट संचालित होती थी जो इस बंकर का उपयोग केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स पर शोध करने के लिए करती थी। जापानियों ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर को प्रयोगों के लिए यूज किया था। ये सुनकर मर्सनरीज नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें केवल गार्ड के तौर पर हायर किया गया था, न कि लड़ने के लिए। ये उनकी सेवा की कीमत बदल देता है। पोर्टर स्टैन का अपमान करता है, जिससे गुस्से में स्टैन उस पर झपट पड़ता है, लेकिन कैप्टन बीच बचाव कर झगड़े को रोक देता है। टीम आगे बढ़ती है और जैसे जैसे वे खदान में गहराई में जाते हैं, प्रोटेक्टिव सूट्स पहने आकृतियां चुपचाप उनका पीछा करती हैं। जल्द ही टीम को एक ऐसा कमरा मिलता है जो कभी बैरक्स के रूप में यूज होता था। आरियो को एक टूटे फूटे बिस्तर पर लिटाया जाता है। कैप्टन बाकी सभी को यहीं रुकने का ऑर्डर देता है, जबकि वे और सार्जेंट बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढने जाते हैं। पोर्टर इसका विरोध करता है। उसे डर है कि कैप्टन पहले गोल्ड ढूंढ लेगा। अंत में रोनिका, स्टैन और मर्सनरी जो को घायल आरियो के साथ रुकते हैं, जबकि बाकी लोग कैप्टन के साथ चले जाते हैं। आराम करते हुए रोनिका और स्टैन एक खुली बातचीत करते हैं। स्टैन बताता है कि अफगानिस्तान में सेवा के दौरान एक मामूली झगड़े में उसने महसूस किया कि वे किसी को भी मार सकता है, चाहे वे दोषी हो या निर्दोष। ये एहसास उसे डराने लगा कि उसने अपनी इंसानियत खो दी है। यही वजह थी कि उसने सेना छोड़ दी। उधर कैप्टन की टीम एक कमरे में पहुंचती है जहां कभी ऑस्ट्रेलियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रखा गया था। बैरक्स में घायल एरियो अचानक अपने बिस्तर के नीचे से अजीब आवाजें सुनता है। वे उठने की कोशिश करता है और देखता है कि जमीन हिलने लगी है। वे किसी को बुलाने से पहले ही एक भयानक क्रीचर उसे जमीन के अंदर खींच लेता है। जोको तुरंत उसके पीछे भागता है। स्टैन और आर भी सुरंग में नीचे उतरते हैं, लेकिन थोड़ा पीछे रह जाते हैं। जोको को आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वे अजीब मास्क्ड क्रीचर को नहीं देख पाता जो सुरंग में भाग रहा होता है। उसी समय रोनिका को आर्यो का शरीर मानव हड्डियों के ढेर पर पड़ा मिलता है। वे पहले ही मर चुका होता है और उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं रहता। तभी वे अचानक हमला झेलते हैं। उधर कैप्टन की टीम को मेडिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो विस्तार से उन प्रयोगों का वर्णन करते हैं जो जापानियों ने इस बंकर में किए थे। वे यहाँ प्रिजर्व्ड ह्यूमन बॉडी पार्ट्स वाले जार भी रखे होते हैं। जोको एक भूमिगत कक्ष में घुसता है जो मानव अवशेषों से भरा होता है। वे यहाँ उसे एक समुद्री पायरेट्स का विकृत शरीर भी मिलता है। वे एक मास्क्ड क्रीचर को मार गिराता है, लेकिन गोली की आवाज सुनकर और भी क्रीचर्स आ जाते हैं। राइफल गिरने के बाद जोको को एक मॉन्स्टर से हाथों हाथ लड़ना पड़ता है, लेकिन जब उसकी पिस्टल राउंड्स खत्म हो जाती हैं, तो वे क्रीचर्स के हाथों मारा जाता है। इस बीच रोनिका और स्टैन को एक गैस मास्क पहने व्यक्ति पकड़ लेता है। ये व्यक्ति एक जापानी सैनिक होता है जो ये मानने को तैयार नहीं होता कि युद्ध खत्म हो चुका है। स्टैन किसी तरह उसे निहत्था कर देता है। जब वे उसका मास्क उतारते हैं तो एक अजीब तरह का बदला हुआ इंसान नजर आता है। रोनिका उसे सच्चाई समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। तब आर उसे अपने आईपैड पर
यूएसएस मिजूरी पर जापान के आत्मसमर्पण का वीडियो दिखाती है। ये देखकर वे सैनिक टूट जाता है। पता चलता है कि यहाँ शुरुआत में 2 सैनिक थे, लेकिन उसके साथी ने उसे बार बार यहाँ से निकलकर सिविलाइजेशन में लौटने की सलाह दी थी, जिसे उसने कभी नहीं माना, लेकिन उसने उसे मार डाला। इसी बीच कैप्टन और सार्जेंट ये पाते हैं कि जिस दरवाजे से वे मेडिकल लैब में घुसे थे वे अब बंद हो चुका है। अचानक एक क्रीचर पोर्टर पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। कैप्टन उस पर गोली चलाता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। वे क्रीचर कैप्टन पर बढ़ता है। तभी सार्जेंट एक मेकशिफ्ट स्पीयर से उसे मार देता है। वे पोर्टर को फर्स्ट एड देते हैं, लेकिन उसकी चोट गंभीर होती है। उसी समय जापानी सैनिक खुलासा करता है कि उन्होंने सालों तक इस जगह की रखवाली की। जब उनके कम्युनिकेशंस कट गए थे, उसका साथी इसे छोड़कर विक्टर्स के सामने आत्मसमर्पण करना चाहता था, लेकिन उसने उसे मार दिया। वे ये भी बताता है कि यहाँ कई प्रिजनर्स को मॉन्स्टर्स में बदल दिया गया था। इस बीच पोर्टर को होश आता है और वे कैप्टन के साथ उस अजीब क्रीचर की जांच करता है। वे उसके मास्क पर पढ़ता है कि वे 24 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई का था। इसका मतलब है कि वे एक प्रिजनर ऑफ वॉर था, लेकिन इतने सालों बाद भी वे जिंदा कैसे है। जापानी सैनिक बताता है कि यूनिट 731 द्वारा यूज किया गया गैस कैदियों को पागल कर देता था और उन्हें मॉन्स्ट्रस बीइंग्स में बदल देता था। सैनिक और उसके साथियों को भी इस गैस का इंजेक्शन दिया गया था। उन्हें ये आश्वासन दिया गया था कि इससे वे जवान और स्वस्थ रहेंगे, लेकिन इसका ये नतीजा निकला। वैज्ञानिक का उद्देश्य सुपर सोल्जर्स बनाना था, लेकिन ये उनका आखिरी प्रयोग नहीं था। उन्होंने फॉर्मूला को और बेहतर बनाया और अपनी अल्टीमेट मास्टरपीस यानी गार्डियंस ऑफ द एम्पायर का निर्माण किया। इसी दौरान कैप्टन जब लैबोरेटरी का निरीक्षण करता है तो उसे एक छिपा हुआ हिस्सा मिलता है, जहां विकृत अवशेष दीवारों पर क्रूसिफाइड हैं। वहीं पास में सिरिंजेस बिखरी हुई मिलती हैं, जिनमें एक गोल्डन सॉल्यूशन होता है। पता चलता है कि ये गोल्ड इन प्रयोगों की नींव थी। पोर्टर याशिदा के उद्देश्य को जानकर बेहद निराश होता है, जबकि सिपाही उस पर हंसता है। साथ ही जापानी सैनिक कबूल करता है कि सतह तक ले जाने वाला एक और रास्ता है और वे उन्हें दिखाने के लिए तैयार है। आर उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं होता। इसी दौरान कैप्टन और सार्जेंट एक बार फिर लैबोरेटरी डोर्स को खोलने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ पोर्टर और सुनिमा अपनी स्थिति पर चर्चा करते हैं, ये महसूस करते हुए कि वे खाली हाथ नहीं जा सकते। दोनों एक सिरिंज चुरा लेते हैं जिसमें गोल्डन फॉर्मूला होता है। उन्हें पता है कि ये ब्लैक मार्केट पर एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में बहुत कीमती हो सकता है। तभी दरवाजे खुलते हैं और मर्सिनरीज एक सैंक्चुरी में प्रवेश करते हैं, जो सैमुराई आर्मर पहने दर्जनों क्रीचर्स से भरा होता है। ये जापानीज इंपीरियल गार्ड के सैनिक होते हैं, जिन्हें वेई म्यूटाजेनिक कंपाउंड दिया गया था, जिसने उन्हें गार्डियंस ऑफ द एम्पायर में बदल दिया। वे मॉन्स्टर्स तुरंत हमला करते हैं और कैप्टन को घायल कर देते हैं। वे पोर्टर और सुनिमा को भागने का ऑर्डर देता है, जबकि सार्जेंट पीछे रुककर इनसे लड़ाई करता है। इस लड़ाई में वे बुरी तरह घायल हो जाता है। कैप्टन और पोर्टर एक वेंटिलेशन ग्रेट खोलते हैं। कैप्टन दोनों को वेया से कूदने का ऑर्डर देता है और फिर सार्जेंट की मदद के लिए लौटता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वे उसे मरते हुए देखता है। कैप्टन, पोर्टर और सुनिमा भूमिगत सुरंगों के माध्यम से गुजरते हुए उस गुफा में पहुंचते हैं जहां जो को मारा गया था। वेया क्रीचर्स उन पर हमला करते हैं, जिससे वे अपने पूर्वजों के गिरे हुए तेज बोन्स का उपयोग कर लड़ते हैं। किसी तरह तीनों बच निकलते हैं और एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां स्टैन, आर और जापानी सैनिक ने शरण ले रखी होती है। सभी मिलकर सुरंग को बैरिकेड करते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि ये केवल अस्थायी समाधान है। इस बीच पोर्टर की स्थिति और खराब हो जाती है। महिलाएं उसकी मदद करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कैप्टन अपने सैनिकों की मौत का गम झेल रहा है। स्टैन उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और याद दिलाता है कि इस काम के खतरों के बारे में उन्हें पता था, लेकिन जो कुछ उन्होंने यहाँ सामना किया उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। अब उन्हें बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। जब बाकी लोग अगले कदम पर चर्चा कर रहे होते हैं, सुनिमा पोर्टर को बचाने की कोशिश में उसे गोल्डन फॉर्मूला का इंजेक्शन दे देती है, जो उन्होंने लैबोरेटरी से चुराया था। तभी इंपीरियल गार्ड्स सुरंग तोड़कर अंदर घुस आते हैं।
पूरा ग्रुप भागने लगता है, लेकिन जापानी सैनिक पीछे रुककर दुश्मनों को रोकने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। इस दौरान गार्ड्स विकृत प्रिजनर्स को ढूंढते हैं और उनके मास्क हटाकर उन्हें अपना साथी बना लेते हैं। बचे हुए लोग सुरंगों के जरिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पोर्टर की हालत और बिगड़ जाती है और वे अब चल नहीं सकता। एक क्रीचर उन तक पहुंचकर स्टैन पर हमला करता है, लेकिन रोनिका उसकी मदद के लिए आती है और एक पत्थर से मॉन्स्टर का सिर कुचल देती है। इस अफरा तफरी में सुनिमा पोर्टर को एक कमरे में खींच ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है, जिससे कैप्टन, स्टैन और आर सुरंग में फंसे रह जाते हैं। ये समझकर कि सुनिमा दरवाजा फिर नहीं खोलेगी, वे तीनों और आगे भागते हैं, लेकिन हर मोड़ पर उन्हें गार्ड्स का सामना करना पड़ता है। आखिरकार वे एक दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन उसे पकड़ने की ताकत नहीं होती। कैप्टन स्टैन और रोनिका को अपनी जान बचाने का ऑर्डर देता है और खुद पीछे रुककर गार्ड्स का सामना करता है। इस बीच सुनिमा पोर्टर को एक एग्जिट तक ले जाती है, जहां पहले से ही डेलाइट और पेड़ दिखाई दे रहे होते हैं। खदान की गहराई में दरवाजा टूट जाता है और कैप्टन आखिरी सांस तक बहादुरी से लड़ते हुए मारा जाता है। रोनिका और स्टैन पानी में गिर जाते हैं। उसी समय पोर्टर उठता है और सुनिमा राहत की सांस लेती है, ये सोचकर कि वे ठीक हो गया है, लेकिन फॉर्मूला के असर से वे बदल चुका होता है और सुनिमा को मार डालता है। रोनिका और स्टैन माइन से अंडर वाटर टनल्स के जरिए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंपीरियल गार्ड्स उनका पीछा करते रहते हैं। अंततः केवल आर ही इन सुरंगों से निकलने में कामयाब होती है। थकी हुई रोनिका किनारे पर पहुंचती है, लेकिन तभी एक गार्ड पानी से निकलकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वे झील की ओर देखता है, जहां से और गार्ड्स निकल रहे होते हैं। इसके बाद वे अपनी तलवार उठाकर रोनिका पर वार करने को तैयार होता है। फिल्म एक बेहतरीन ज़ॉम्बी हॉरर है। इसका प्रोडक्शन बहुत शानदार है, मॉन्स्टर्स काफी प्रभावशाली दिखते हैं और एक्टर्स का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। गोल्ड पर आधारित अल्केमिकल सीरम का विचार भी बेहद रोचक है। हालांकि फिल्म का अंत इसकी सबसे मजबूत कड़ी नहीं है, क्योंकि ये इसे एम्बिगुअस छोड़ देता है। इंपीरियल गार्ड्स और ज़ॉम्बीज दुनिया में घुस चुके हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये रहस्य बना रहता है।